कि ये बिहार से दिल्ली की ये जो जर्नी रही आपकी वो कैसी है। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, लगते हैं 3 इयर्स BFA बैच। तो आपकी अरेंज मैरिज है? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टोस्ट विद दोस्त। एक नए चेहरे, एक नई कहानी और एक नए विषय के साथ हम हाजिर हैं फिर से ऑन द सेट ऑफ टोस्ट विद दोस्त। आज हम जिस मेहमान से आप लोगों को मिलवाने वाले हैं, उन्होंने सिर्फ कला जगत में ही नहीं बल्कि हर उस फील्ड में कामयाबी हासिल की है जिसकी हम सभी को चाह होती है। सो लेट्स वेलकम निवेदिता जी शर्मा। निवेदिता जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। She is a brilliant artist. She is a brilliant actor. Yes, I must say कि only paintings ही नहीं, कला जगत ही नहीं, थिएटर्स में भी आप काम कर चुकी हैं निवेदिता जी। जी बिल्कुल। So क्या ये कहना सही होगा कि ये जो दिल्ली में आपने ये जर्नी स्टार्ट की? सेकंड, मैं दिल्ली की नहीं हूँ। दिल्ली में मैं पिछले 27 इयर्स से रह रही हूँ। ओके। बट बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मेरा एजुकेशन 12th तक वहीं पे हुआ है। उसके बाद मैं दिल्ली आई और यहाँ से फिर अपना आगे का जर्नी शुरू किया। तो ये जब आपने ये जो ट्विस्ट यहाँ पर डाला है कि आप, क्योंकि मैं जब से आपको जानती हूँ मैंने दिल्ली में ही आपको काम करते हुए देखा है, आपकी जो ये इतनी एक्सक्लूसिव आर्ट है वो मैं देखती आई हूँ। तो ये बिहार जो आपने अभी यहाँ पर बताया है, तो मुझे नहीं पता था कि आप बिहार से भी हैं। तो ये जर्नी हम जानना चाहेंगे कि ये बिहार से दिल्ली की ये जो जर्नी रही आपकी वो कैसी है? बेसिकली मैंने वहां तक 12th तक किया। उसके बाद फर्दर एजुकेशन के लिए मुझे फाइन आर्ट चूज करना था। मैंने मास्टर्स किया है फाइन आर्ट्स में, तो वहां पे उतना स्कोप नहीं था। और यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्राचीन कला केंद्र में चल रहा था कोर्सेज जो मैं दिल्ली में रह के कर सकती थी। और मेरी शादी हो चुकी थी, तो हस्बैंड को छोड़ के जाना भी मुश्किल था और काम भी करना था, पढ़ाई भी करना था, दोनों चीजें थी। मैं स्कूल में टीचर भी रह चुकी हूँ, 24 साल से पढ़ा रही हूँ। तो सब कुछ को मैनेज करने के लिए फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। दिल्ली में आके यहाँ रहकर ना करना पड़ा, पढ़ाई पूरा करना पड़ा, अपनी एजुकेशन पूरी करनी पड़ी, जिसमें 5 इयर्स लगे मुझे। मास्टर्स करने में 5 इयर्स लगते हैं। 3 इयर्स BFA बैचलर इन फाइन आर्ट्स, फिर 2 साल का MFA मास्टर्स इन फाइन आर्ट आफ्टर मैरिज। तो ये कहना गलत नहीं हुआ कि फैमिली का फुल सपोर्ट आपको मिला है? बिल्कुल। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, वो यहाँ पे जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में एज अ सर्जन काम करते हैं। तो वो खुद ही इतने एजुकेशन से कनेक्टेड है कि उनको लगता था कि हर इंसान को पढ़ना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। तो आपकी अरेंज मैरिज है? नहीं। अच्छा, मेरा ये पूछने के पीछे रीजन ये था क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर एक फैमिली सपोर्ट चाहिए तो उसमें कई बार अरेंज मैरिज, लव मैरिज मैटर करती हैं कि अगर सर को पहले से पता है कि आपको आर्ट पसंद है, आप पेंटिंग्स करती हैं, तो वो सपोर्ट बना हो। नहीं, पहले से मेरा आर्ट का नहीं था। मैं बेसिकली साइंस स्टूडेंट थी। अच्छा। ठीक है। उसके बाद जब मैं 11th-12th में थी तब मैंने रियलाइज किया कि मुझे साइंस से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं बन सकती। मुझे लगा कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो बहुत सॉफ्ट है, और वो खून और ये सब देखकर, पेशेंट का ये सब देखकर मुझे नहीं लगा कि मैं कर पाऊंगी। तब फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं एक आर्टिस्ट ही बनूंगी। मेरे फादर आर्टिस्ट हैं। और शायद उन्हीं से मेरे ब्लड में भी आया है। तो फिर मैंने अपना जर्नी वहां से स्टार्ट किया। मेरे हस्बैंड को पता था कि मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, तो उन्होंने सपोर्ट तो डेफिनेटली किया। फैमिली ने भी सपोर्ट किया। हमारा अरेंज कम लव मैरिज है, लव कम अरेंज मैरिज है बेसिकली। फर्स्ट हमने एक दूसरे को पसंद किया, फिर हमने फैमिली से बात की और फिर हमारी शादी। तो सर आपको पसंद करने के लिए बिहार आए थे? बिहार नहीं आए थे, मैं उनकी पेशेंट थी। यहाँ पे कुछ फिल्मी ट्विस्ट आया है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए। ऐसा था कि मैं कोचिंग कर रही थी, पटना में थी, वहाँ कोचिंग कर रही थी, मेडिकल की तैयारी कर रही थी। सब फोर्स कर रहे थे कि मेडिकल करो, मेडिकल करो। तो मैं कर रही थी। उसी दौरान मेरी भेंट डॉक्टर साहब से हुई। मैं बीमार थी, मैं हॉस्पिटल में थी, वहाँ पे डॉक्टर साहब से मिली। फिर वहां से हमारी शुरू हुई। आप प्यार से उन्हें क्या बोलती हैं? डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब। Such a very, it's a very beautiful moment. बड़ा अच्छा सा। हमारे बिहार में ना हस्बैंड का नाम नहीं लेते। अच्छा। तो हम लोग थोड़ा सा ये रहता है कि अब हर समय एजी वोजी बोलना भी बड़ा अजीब लगता है, तो इसलिए मैं हमेशा इनको डॉक्टर साहब ही बोलती हूँ।
अच्छा, उस टाइम में ये नहीं था बेबी जानू? नहीं था, डेफिनेटली था, तो फिल्मों में तो होता ही है, लेकिन हम पता नहीं, मुझे नहीं था, मुझे बड़ा अजीब लगता है वो सब, बहुत आउटडेटेड या। तो चलिए, ये तो हाँ, आपने बोला कि आप सर को डॉक्टर साहब बोलती हैं, सर आपको क्या कहते हैं? वो भी मेरा नाम नहीं लेते हैं। हाँ, ऐसा भी है? ऐसा भी है। तो वो आपको वो कभी मुझे ऐसे चिल्ला के नहीं बोलेंगे कि जैसे मेरा निकनेम निम्मो है कि निम्मो इधर आओ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कहाँ हो, सुन लो, इस टाइप से। तो आगे इस का टाइप मतलब से कुछ नहीं, टाइटल नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग। नथिंग। कि कैसे समझ आता है कि मुझे ही बुला रहे हैं? वो पता चल जाए। अंडरस्टैंडिंग है वैसे। अच्छा, जैसे कहीं पब्लिक में किसी इवेंट में हो और कोई और ही सुनकर अगर आ गई तो? नहीं, वैसा कुछ हुआ तो नहीं है आज तक। अच्छा, पता नहीं क्यों। नहीं, सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। तो ये थी आपकी जर्नी कि आपने बिहार से दिल्ली के अंदर कैसे एंट्री की। नाउ लेट्स कम टू योर पेंटिंग्स। ये जो आपकी इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, तो जो मेरा सवाल है आपसे कि आपकी हर पेंटिंग ना, आपकी हर चित्रकारी कलाकारी में एक आर्ट छुपा है, एक पोइट्री है, कविता है, उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन है आपकी? मैंने जैसे पहले बोला कि मैं एक बहुत इमोशनल औरत हूँ, बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हूँ, तो मुझे अपनी हर जो भी चीज मैं करती हूँ, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो थिएटर हो, मैंने शॉर्ट फिल्म्स भी किए हैं, वो कहीं ना कहीं एक डीप इमोशन से कनेक्टेड होते हैं। जैसे मैंने थिएटर किया था, 3-4 थिएटर्स किए हैं, वो सारे जैसे रुदाली जो मूवी है उस पर बेस्ड थी। फिर एक और है, उसमें थी वो लेडी है, अभी याद नहीं आ रही मुझे उसका नाम, वो एमपी की बहुत बड़ी सिंगर है। तो व्हेन शी वाज ओनली आई थिंक 7 या 8 इयर्स ओल्ड, तब उसकी शादी हो गई थी एक 25 साल के इंसान से, और वो उसकी जर्नी का था। तो इस तरह के ही कैरेक्टर्स, मतलब कहीं ना कहीं एक वुमेन, औरतों की जो वो है ना अंदर का डेप्थ, उसको मैं हमेशा चाहती हूँ कि वो बाहर निकले, लोग देखें उसको, समझने की कोशिश करें कि क्या है। तो लोग समझते हैं आपकी पेंटिंग्स को देखकर? हाँ, मतलब बहुत बार तो समझ जाते हैं, जैसे पारखी लोग जो होते हैं वो तो समझ ही जाते हैं, कई लोगों को समझाना पड़ता है। तो आप जब समझाते हो, तो जैसे एग्जीबिशंस में अपनी पेंटिंग लगाती हूँ, कोई आता है पूछता है ये क्या है, तो जब मैं उनको समझाती हूँ और वो लोग जिस तरह से सुनते हैं ना, उससे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ अपने काम में। वेरी नाइस। तो जो एक वुमेनहुड है और एक नेचर, आपने इन दोनों की बात की है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप अपनी पेंटिंग्स में उतारती हैं, राइट? हाँ, नेचर से, जैसे कि मेरे छत पे, टेरेस पे बहुत मैंने गार्डन बना रखा है, बहुत बड़ा किचन गार्डन। मेरे घर के बाहर भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। कहीं ना कहीं मुझे पेड़ से बहुत एफिनिटी रहती है। कई बार मैंने देखा है कि पौधे फूल नहीं दे रहे हैं, फ्रूट्स नहीं दे रहे हैं, तो छत पे जाके उनसे बैठ के बात करती हूँ। ऐसा होता है? हाँ, और मैंने उनको फलते देखा है, सीरियसली मैंने देखा है उनमें फूल आते हुए, कमल का फूल खासकर। अच्छा, मैं बोल रही हूँ तो मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। मैंने उनको देखा है, इतने बड़े बड़े पत्ते हो गए थे, बट उसमें फूल नहीं आ रहा था। अच्छा, 2 दिन लगातार मैंने उनको पैम्पर किया, और चौथे दिन से उसमें बर्ड्स आने शुरू हो गए। ये सुना था मैंने, कहीं पढ़ा था, लेकिन वो होता है ना, एक सुनने में और एक पढ़ने में ऐसा लगता है कि अच्छा। मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए आप देखोगे कि मेरे पेंटिंग्स में कमल रहता है, फ्लावर्स रहते हैं। ये दिखाना चाहिए आपकी पेंटिंग, ये सब कुछ मैं बहुत ज्यादा करती हूँ। ये देखिए, इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे कमल के बारे में बताया है और ये अपनी एक पेंटिंग यहाँ लेकर आई है। वेरी नाइस। तो ये उसी पे बेस्ड है जो आपने अभी ये शेयर किया है? तो ये कहीं ना कहीं वैसे ही कनेक्टेड है, मेरे सारे पेंटिंग इसी तरह से कनेक्टेड। तो मेरे सब पोर्ट्रेट में फ्लावर्स, बर्ड्स ये जरूर दिखेंगे। ओके, तो एक मैं जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि आपकी हर पेंटिंग कुछ कहती है, रियलिटी उसमें आप लेकर आती हैं, तो ऐसी कोई 2 पेंटिंग हम आपकी देखना चाहेंगे कि जिसके अंदर कोई लेडीज का इमोशन आपने दिखाया हो और वो रियलिटी बेस्ड हो। उसके पीछे भी एक कहानी है। आपको लग रहा होगा कि ये कहानी बता रही है। नहीं, प्लीज, वी वुड लाइक टू हियर, क्योंकि हमारा जो टोस्ट विद दोस्त है, इट इज रियली बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरीज ओनली। तो हम ये भी एक कहानी जानना चाहेंगे आपसे। तो इसमें ऐसा है कि मेरे घर के सामने एक बिल्डिंग बन रही थी, वहां पे कुछ मजदूर काम कर रहे थे, तो उनमें 2 लेडीज थी। उसमें एक लेडी बहुत ही खूबसूरत थी, मतलब बहुत ही फिल्दी कपड़े पहने थी, बहुत ही फटे चिथड़े कपड़े पहना था उसने, बट उसका शक्ल इतना सुंदर था कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसकी तस्वीर खींची। वो बैठी हुई थी, मैंने उसकी तस्वीर खींची।
फिर मैंने उसमें, मुझे लगा जब मैं उसको पेंट कर रही थी, मुझे लगा कि मैं इसमें क्या अपना इमोशन डालूं या उसका इमोशन डालूं, उसमें क्या डालूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं गई और जाके बाहर अपने सीढ़ियों पर बैठ के मैं उसको चुपचाप देख रही थी। मैंने देखा शाम का टाइम था, 5 बज रहा था। उसके सारे बच्चे, 6 बच्चे थे उसके, 6 बच्चे थे उसके, ऑल साइज, और सब लड़ रहे हैं, इधर उधर मारपीट कर रहे हैं, कोई उधर गिर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एंड वो शांति से, बिल्कुल शांत, जैसे हमारे घर में तो एक बच्चा भी रहता है, वो अगर कुछ करता है तो हम इरिटेट होने लगते हैं, चाय 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 कर रहा है। वो इतनी शांत थी, इतनी शांत कि मुझे लगा कि ये इसमें इतना पेशेंस है कैसे। मतलब मैं तो 2 बेटों को पालने में मेरी हालत खराब हो गई। मुझे लगता था ये 6 बच्चे पाल कैसे रही है, और उसपे शक्ल पे जरा भी चिड़चिड़ाहट नहीं, जरा भी शिकन नहीं। हाँ। बहुत शांत। वो शांति जो है ना, वो मैंने एब्जॉर्ब किया और फिर अपने पेंटिंग में डाला। आप वो लाए हैं, हम देखना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी वो पेंटिंग आपकी देखें, जिसमें आपने इतनी सुंदर कहानी यहाँ पर हमें बताई है। और मैं दिखाती हूँ, वहाँ पूरा कैटलॉग है जी। ये ब्यूटीफुल, ये है वो लेडी। तो इसका टाइटल इज साइलेंस। अब आप देखोगे इसने मुंह छुपा रखा है अपना कपड़े से। तो ये बोलेगी नहीं, ये आंखों से बातें करेंगी। और ये फ्लावर्स और नेचर, जैसा कि मैंने बोला, तितली, और ये मेरे पेंटिंग्स में रहता है। ब्यूटीफुल। तो ये जो आईज है, ये जो चेहरे का, ये उसी का शक्ल। हाँ, क्योंकि मैं ये बनाने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसमें और क्या दिखाऊं, क्योंकि ये बिल्डिंग या ईंट पत्थर में दिखाना नहीं चाह रही थी। अमेजिंग मॉडिफिकेशन। और ये साथ में एक और भी मैं यहाँ देख रही हूँ, ये भी वही इसी तरह का है। ये बहुत पहले का है, ये ऑयल पेंटिंग है। आई थिंक ये है जब मैं फाइनल ईयर में थी, ये तब का बना हुआ है। अच्छा। तो ये हमारे कॉलेज का है। वहां पे कुछ मजदूर थे जो काम कर रहे थे, तो वो शाम के समय नहीं, वो बैठ के बातें करती हैं, और तो इसके बाल में तेल वेल लगा रही थी। तो वो मैंने खींच के थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया है, जैसे ज्वेलरी वगैरह मैंने पहनाया है, बट वो उस समय नहीं पहनी थी, थोड़ा सा मैंने इम्प्रोवाइज किया है। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल। ये वैसे है, ब्यूटीफुल। तो एक बहुत क्विक हम चाहेंगे कि जो कैटलॉग आप लाई हैं अपने साथ में, जल्दी से इनके पन्ने अगर आप पलटेंगी तो हमारे जितने भी दोस्त हैं पेंटिंग वर्ल्ड से हैं, वो आपकी एक क्विक। सबसे पहले तो ये है लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ आर्ट स्पोकन थ्रू माय ब्रश। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइटल। ये दुर्गा है, ये श्रृंगार है। दोनों श्रृंगार एक ऐसा रस है जो हर औरत को अलग बनाता है, और हर औरत अलग तरह से श्रृंगार करती है। जैसे कोई 2 औरतों को आप देख के नहीं बोलोगे तो एक जैसी लग रही है, आप बोल ही नहीं सकते। नहीं बोलते। ये दिस इज ट्रू। 1000 लड़की औरतें खड़ी होंगी और सब अलग लगेंगी, क्योंकि उनका श्रृंगार करने का डिफरेंट तरीका होता है। तो ये वो श्रृंगार है। अच्छा, बहुत फैक्चुअल लॉजिक्स हैं आपकी पेंटिंग्स के साथ में। ये है ड्रीम्स। एक बार मैं सो रही थी, अचानक मुझे रात में सपने में आया, और मैं 2 बजे रात में उठ के मैंने ये पेंटिंग बनाया था। मतलब आपकी हर पेंटिंग के साथ एक मेमोरी जुड़ी हुई है, कहानी स्टोरी रहती है। ये तो कृष्ण है इसमें, जैसे मैंने बोला कि मेरी पेंटिंग की कोई बाउंड्रीज नहीं होते हैं, तो इसमें ये चीज है कि इसमें ऑयल कलर भी है, इसमें एक्रिलिक कलर्स भी हैं, और इसमें जेंटैंगल एक टाइप ऑफ आर्ट होता है, तो वो किया हुआ है। तो फ्यूजन है बेसिकली पूरा इन सब चीजों का। फिर ये है हमारी, फिर से सारे नेचर के साथ देखा मैंने, मतलब मोस्टली जो कॉम्बिनेशन है वो वुमेनहुड और नेचर से रिलेटेड रहता है। तो ये है कुछ, मतलब आपकी आर्ट का मीनिंग जो लाइफ को ब्यूटीफुल बना देता है, रियली। अच्छा, आपके हस्बैंड और जो आपने बताया कि 2 बेटे हैं, वो क्या कहते हैं जब आपकी पेंटिंग्स वो बनाते हुए आपको देखते होंगे? आप जब कोई पेंटिंग रेडी करती हैं तो जो आपकी फैमिली का रिएक्शन है वो क्या रहता है? सबसे बड़े क्रिटिक है वो। मतलब बड़े वाला तो वो भी मेरे तरह से, जैसे शायद मेरे इससे ब्लड से उसे भी आया है। स्केचिंग बहुत अच्छी करता है वो, पेंसिल शेडिंग एंड ऑल, विदाउट कुछ ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, बट बहुत अच्छा करता है वो। सबसे बड़ा मेरा क्रिटिक है। आज तक उसने मेरे किसी पेंटिंग को परफेक्ट नहीं बोला,
वो बोलता ही नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें गलतियां निकालेगा कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, और मैं ठीक करती हूँ। Is there some reason behind it? उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होता बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं कई बार उसके बाद थोड़ा सा सुनती हूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ तू छोड़ दे, रहने दे, जैसा है ठीक है। और मेरे हस्बैंड और छोटे वाला ठीक है वाले टाइप के हैं। जैसे कि आपने बताया कि फैमिली ही जो होती है वो दे आर द लाइक वेरी गुड क्रिटिक्स, कि शायद उनके कुछ माइनस पॉइंट बताने से हम ज्यादा ग्रो करते हैं। डेफिनेटली, देखो होता क्या है ना कि बाहर के लोग तो आपके मुंह पे बहुत कुछ बोल भी देंगे, शायद उनको नहीं भी अच्छा लग रहा है फिर भी वो बोल देंगे, लेकिन घर वाले हमेशा सही बोलेंगे, अगर सही है तो सही। जब आपकी पेंटिंग्स को आप डिस्प्ले करती हैं या जो कस्टमर्स होते हैं, ऑफ कोर्स कि जैसे कि आप वॉल पेंटिंग भी करती हैं, वॉल आर्टिस्ट भी हैं आप, तो किस टाइप के जो लोग होते हैं वो आपकी पेंटिंग्स को मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, या किस तरीके का काम आप कस्टमाइज कर देती हैं? कस्टमाइज में होता क्या है कि हम ये देखते हैं कि आपका घर का सेटअप कैसा है। पहले मैं घर विजिट करती हूँ, उनका घर का सेटअप देखती हूँ कि इनका थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल का होता है, किसी का बहुत फोक टाइप का, इंडियन टाइप का होता है। पेंटिंग का वॉल कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये देखते हैं। अच्छा, उसमें कौन सा कलर कॉम्बिनेशन लग जाएगा वो देखते हैं, थोड़ा सा वास्तु से रिलेटेड, और उन किस बैकग्राउंड में वो ले रहे हैं, कैसा बैकग्राउंड है। तो ये सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद फिर उनसे मैं बातें करती हूँ, उनके थॉट्स लेती हूँ, उनको कैसी चीज चाहिए, उसके बाद जाके वो चीज बनती है। तो इट टेक्स नियरली 1 month टाइम कि अगर एक पेंटिंग अगर आप 5 फीट बाय 4 फीट का बना रहे हो तो 1 महीना टाइम तो जाता ही है आराम से। तो लाइक इस फील्ड में आप पिछले 20 इयर्स से हैं, लाइक 20 साल हो गए आपको इस फील्ड के अंदर, और जैसे कि आपने बताया आपने मास्टर्स भी किया हुआ है इन फाइन आर्ट्स, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है थ्रू आउट दिस जर्नी की तो आप शेयर करना चाहें हमारे दोस्तों के साथ? हाँ, हम बहुत डाउनफॉल देखे हैं हमने, बहुत ज्यादा। कई बार तो फ्रस्ट्रेशन होके लगता था कि ये बेकार है, छोड़ दो, जिसकी वजह से शायद मैंने स्कूल ज्वाइन किया, क्योंकि एक आपको रहता है कि एक सोर्स ऑफ इनकम आपके पास रहे। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में किसी चीज की कमी थी, बट खुद का एक रहता है कि आपका एक कुछ तो रहे। हाँ, ये एक शायद हो सकता है बचपन से मुझ में ये चीज थी कि मेरा खुद की अर्निंग होनी चाहिए, मैं खुद को स्टैंड होनी चाहिए। तो स्कूल करने लगी मैं, तो ये सब ड्रॉबैक्स तो थे, मगर स्कूल में ना आप लिमिट हो जाते हो, आप अपना काम नहीं कर सकते हो, आप अपनी थॉट्स नहीं डाल सकते हो उसमें, आपको वही करना है जो प्रिंसिपल और आपके सीनियर्स चाहते हैं। तो वो काफी बाउंडेड रहता था, एंड फ्रस्ट्रेट होके फिर मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि मुझे लगा कि अब मेरे से नहीं होगा। एक कहते हैं ना, एक एज आता है, आफ्टर 40 यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यू हैव टू लिव फॉर योरसेल्फ। तो वो चीज मेरे अंदर आने लगा, एंड फिर आई सेड कि नहीं, अब काम हम छोड़ो, ये सब स्कूल का नहीं होगा मुझसे। फिर मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और अब अपना काम कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। इट टेक्स टाइम, इट नीड्स पेशेंस। तो कभी ऐसी होती है, झल्लाट हो जाती है यार, ये कोई पेंटिंग आप बना रहे हो? अरे बहुत बार हुआ है, कितनी बार तो ये हुआ है कि मैंने बनी हुई पेंटिंग को फिर से पूरा वाइट बेस करके दोबारा से स्टार्ट किया है। ऐसे ही मुझे मेरे साथ बहुत बार हुआ है। अच्छा, आपको लगता है आप कहीं पे रुक जा रहे हो, स्टैंड स्टिल हो जा रहे हो, इसके आगे आपको समझ में नहीं आ रहा है इसमें करना क्या है, तो उसको फिर से रीस्टार्ट। बट ये है, ये डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि हमेशा रीस्टार्ट करो, और जब आप रीस्टार्ट करोगे तो आपके नए थॉट्स आएंगे और वो चीज अच्छी और डेफिनेटली उससे बेटर बनेगी, और होता है ये चीज। तो दिल्ली में जब आपने अपना ये एक पूरा सेटअप किया है, आपने ये पेंटिंग्स बनाई है, इनको जब आप डिस्प्ले करती हैं, कोई चैलेंजेस कुछ ऐसा फेस किया है? हाँ, क्योंकि आर्ट वर्ल्ड थोड़ा सा चैलेंजिंग, क्या बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत आर्टिस्ट हैं आज के जमाने में, तो इतना ज्यादा हो गया। हमारे टाइम में तो अगर आप आर्ट लोगे तो लोग लगता था कि इसको पढ़ने का मन नहीं है इसलिए इसने आर्ट लिया, ये वाला ये सोच रहती थी लोगों की। अब तो ठीक है, चेंज हो गया थॉट काफी। तो इतने ज्यादा आर्टिस्ट हो गए हैं, इतने ज्यादा कि आपको उन सब के साथ कॉम्पिटिशन है, और आपसे छोटे भी जो हैं, जो एकदम अभी फ्रेश हैं, उनके साथ, और उनका दिमाग, उनका ये सब कुछ हमारी सोच से बहुत अलग है ना। राइट। तो है, डिफिकल्ट तो है। तो आपका जो एक सर्कल है, या जो आपके, मैं ये कहूँ कि जो लोग आपसे जुड़े हैं, जिन लोगों का आपके पास में ऑर्डर्स आता है, तो उसमें वो जनरली कौन सी एज होती है? यूथ आता है, मिडिल एज आते हैं? मेरे एज के लोग ज्यादा रहते हैं, सीनियर एज कह सकते हैं। यूथ लोग जो होते हैं ना, वो ज्यादातर डिजिटल और इस पे जाते हैं,
अच्छा। हैंड पेंटिंग्स जो है वो थोड़े से हमारे एज ग्रुप के लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये अभी तक कहना मैंने तो यही देखा। मतलब ये कहना आप चाह रहे हैं कि जो हमारा यूथ है दे आर नॉट लाइकिंग दैट मच ऑफ हैंड पेंटिंग एंड नहीं, क्योंकि देखो आजकल ना एआई का जमाना आ गया है। हर चीज आपको कंप्यूटर से सेकंड्स में मिल रहा है सस्ते में। हर कोई यही चाहता है। जो आप हाथ से पेंटिंग बनाओगे, अगर मान लो कोई पेंटिंग 1 लाख की है, वो आपको 10 रुपए में या 100 रुपए में मिल रहा है, तो आप 1 लाख रुपए क्यों खर्च करें? आज का यूथ ऐसे सोचता है मेरे ख्याल से। आई एम नॉट श्योर कि क्या है, बट मैंने तो यही देखा है। ये कहना भी मतलब आपका ना एक बहुत बड़ी हिम्मत रखता है ऑन कैमरा कि ये क्योंकि मेरे बच्चे भी यूथ है, मैंने देखा है ना उनको भी कि ठीक है वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरे आर्ट को, नो वन मतलब नो डाउट अबाउट दैट, बट मुझे लगता है कि अगर उनको बोला जाएगा कि आप 1 लाख रुपए देके पेंटिंग खरीदो, आई डोंट थिंक कि वो खरीदेंगे। ये आज के यूथ की सोच है ना। अदरवाइज वो लोग, उन लोगों की भी कमी नहीं है जो लोग अपने घर में एक रियल आर्ट हैंडमेड वर्क है। बहुत, मेरे पास आज तक 3 ऑर्डर्स हैं, लोग लेते हैं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, अगर हम एक कला जगत की बात करते हैं कि अभी तक तो हम सिर्फ आपके पेंटिंग्स की बात कर रहे थे, मैं जानना चाहूंगी कि पेंटिंग्स के अलावा और क्या आपके आर्ट सेक्शंस हैं कि जिसमें आप काम करती हैं? मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की हुई हैं। जैसे मैंने बोला मेरे कोई बाउंड्रीज नहीं होते हैं, तो मैंने पॉटरी किया है। 3 साल से मैं पॉटरी कर रही हूँ, करती भी हूँ, सिखाती भी हूँ बच्चों को। और उसके अलावा मैंने थिएटर्स किया है, शॉर्ट फिल्म्स किए हैं, तो एक्सप्लोर करती रहती हूँ मैं डिफरेंट वर्ल्ड्स। तो थिएटर में अभी भी एज सच कोई नहीं, अभी इसलिए कम हो गया क्योंकि थिएटर बहुत डिमांडिंग है। मैंने काफी किए, आई थिंक 4 या 5 प्लेस किए हैं ऑन स्टेज। प्रॉब्लम इज दैट कि उसके जो रिहर्सल्स होते हैं वो लेट नाइट 10 बजे तक, 9-10 बजे तक, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए। और फिर मेरी एज भी हो रही थी, तो मुझे लगा कि मैं इतना ट्रैवलिंग करना, फिर सारे दिन ये करना उतना मुश्किल था मेरे लिए, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ओके, सो अब हम जानना चाहेंगे आपके अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट्स हैं या आने वाले कुछ टाइम में हम कुछ नया आपकी तरफ से देखना, क्या देख सकते हैं? अभी काफी सारे मेरे एग्जीबिशंस आ रहे हैं। अभी जून में है एक, उसमें है ललित नहीं, इंडियन हैबिटेट सेंटर में है, जो वो आर्ट एंड क्राफ्ट कल्चर में। और नवंबर में है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है, अक्टूबर में है, फिर एक वियतनाम में है। फिलहाल मेरा एक शो एग्जीबिशन चल रहा है स्पेन में, तो कुछ पेंटिंग्स मेरे वहां भी गए हैं। मतलब इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ हम बात कर रहे हैं। वाओ, इट इज रियली वेरी प्लेजर टू हैव यू हियर ऑन द सेट ऑफ टोस्ट विद दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर निवेदिता जी। तो ये तो सब आपने इतनी अच्छी खास बातें बताई है कि जो एक पेंटर की, एक लाइफ पेंटर की एक सोच जो कि हम देख सकते हैं आपकी पेंटिंग्स में वगैरह, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं पेंटिंग से रिलेटेड कि आपके साथ बात करके मजा भी आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा एंटरटेनिंग सेगमेंट हम आपके साथ करना चाहते हैं। हमारे टोस्ट विद दोस्त का एक स्पेशल सेगमेंट होता है व्हिच इज कॉल्ड रैपिड फायर। तो एक रैपिड फायर में आपके साथ में करना चाहूंगी। मेरी नॉलेज से मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे कुछ लगभग 5 सवाल पूछूंगी जिसमें आपको मैं 2 ऑप्शंस दूंगी, और उन दोनों ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन ऑप्ट करना है, बट ऑफ कोर्स विद अ सेकंड आपको आंसर करना है विद द रीजन। ओके, सो आर यू रेडी? यस यस, यू हैव टू, लाइक अदरवाइज तो यार। ओके ओके, फाइन। सो आर यू रेडी? या, शैल वी बिगिन? या। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर जब आप पेंटिंग करती हैं तो आप कौन से मीडियम को प्रेफर करेंगी, इधर कैनवास और पेपर? कैनवस, ऑलवेज कैनवस, बिकॉज मुझे लगता है कि कलर्स जितने खिल के कैनवस पे आते हैं, पेपर्स थोड़ा एब्जॉर्ब करता है वाटर, क्योंकि मैं एक्रेलिक कलर्स करती हूँ तो वो डल हो जाते हैं, तो मुझे कैनवस ज्यादा पसंद है। ओके, एंड माय फेवरेट इज पेपर, बिकॉज आप जब भी मुझे पेपर देंगे मेरे को आता है कुछ 4 पहाड़ बनाना है, एक पेड़ बनाना है और एक नदी बनानी है, दैट आई कैन डू। एंड चलिए, ये तो आपने बताया कि आपको कैनवस प्रेफर करती हैं। योर सेकंड क्वेश्चन इज, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कलर्स, which would you like to prefer, either oil colors or acrylic colors? I'll go for oil colors. Oh, okay. क्योंकि oil colors बहुत क्लासी होते हैं। उनमें जो एक कैसे बताऊं, थोड़ा सा सॉफ्टनेस होता है। हाँ, शाइन तो बहुत नहीं करते जितना एक्रेलिक कलर्स काफी ब्राइट होते हैं। अच्छा,
ठीक है, और एक सटल जो होता है ना, एक क्लास एंड सटल, वो चीज ऑयल कलर्स में होती है। अच्छा, अगर हम आपके फ्रेम्स की बात करें कि आप जिस फ्रेम में किस फ्रेम में आप बनाना पसंद करेंगी, इधर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप? एवरी टाइम पोर्ट्रेट। लैंडस्केप में लैंडस्केप में बहुत कम बनाती हूँ, ओनली ऑन डिमांड्स। ओके। अच्छा, नाउ हियर इज द लाइक क्वेश्चन कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि आपके पास में बहुत सारी हैं, तो आप अपनी पेंटिंग्स को कहाँ ज्यादा डिस्प्ले करना पसंद करेंगी, इधर इन द एग्जीबिशंस और एट कमीशन आर्ट? एग्जीबिशंस एवरी टाइम, बिकॉज वहां पे आपको इतने लोगों से इंटरेक्शन करने मिलता है ना, जितनी आपकी सोच खुलती है, इतने सारे आर्टिस्ट को आप मिलते हो, देखते हो, उनका काम देखते हो, तो एक होराइजन जो आपका बढ़ता है, वो चीज कमीशन आर्ट में कभी नहीं हो सकता। ओके, तो आपकी एग्जीबिशंस में अच्छा फुटफॉल होता है? बहुत होता है। कभी कोई सेलिब्रिटी के साथ काम किया? काम तो नहीं किया है, बट विजिट जरूर किया है सेलिब्रिटीज मेरे यहाँ। विद्यु विनोद चोपड़ा, विद्यु दारा सिंह के साथ मेरी बहुत अच्छी ये रही है, मतलब देखा है हमने आपकी उनके साथ एक फोटो देखी है। एंड हियर इज द लास्ट क्वेश्चन कि अगर आपको वही जो भी आपकी पेंटिंग्स का एक रहता है आपका चॉइस, वेदर यू वुड लाइक टू गो विद द ग्रे स्केल और कलरफुल आर्ट? कलरफुल, क्योंकि मुझे लगता है कि कलरफुल जितना इंसान को अपनी तरफ खींचता है और जितनी बातें हम उससे कर सकते हैं, ग्रे स्केल में हम उतनी बातें नहीं कर सकते, वो थोड़ी सी लिमिट हो जाती है। ओके। और जहाँ बहुत सारे आप कलर्स यूज करते हैं, तो आप बहुत सारे अपने एक्सप्रेशंस दे सकते हो। ग्रेट, इट्स सच एन अमेजिंग टॉक विद यू ना निवेदिता जी। थैंक यू। तो बहुत मजा आया आपके साथ में रैपिड फायर खेल के। रैपिड फायर खेलते खेलते ना मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि आपने बताया अपनी बातों में कि आप टीचर भी रह चुकी हैं, बच्चों को काफी आपने सिखाया है, समर कैंप्स आपने काफी होल्ड किए हैं, तो बच्चों के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बच्चों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहली बात तो बच्चे जब पूरे दिन स्कूल में बाकी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई, मैथ्स, इंग्लिश, ये वो करके जब मेरे पास आते हैं, तो बिल्कुल डिफरेंट से उनकी मतलब बॉडी लैंग्वेज होती है, इतनी खुश, वो कुछ भी कर रहे होते हैं। और मेरा थोड़ा रहता है कि मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करती थी कि ये बनाना है वो बनाना है, मैं ओपन छोड़ देती थी, जो करना है करो। और जो क्रिएटिविटी निकल के आती है बच्चों के अंदर उस समय, वो डिफरेंट ही लगता है बिल्कुल। ओके। उनको इनफैक्ट सच पूछा जाए तो मैं उनसे ये सीखी हूँ कि अपने आप को बांधो मत, एक्सप्रेस करो। इसलिए मैंने कहा आपसे शुरू में कि मेरी कोई बाउंड्रीज नहीं है, मैं किसी चीज से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती हूँ। कुछ भी है, मुझे वो करना है तो करना है, जो उस समय दिमाग में आ रहा है, और वो चीज मैंने अपने बच्चों से सीखा है। कुछ अगर फनी मोमेंट्स या कुछ ऐसे क्रैकी मोमेंट्स रहे? फनी नहीं, एक एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। ये तो हुई छोटे बच्चों की बात, मैं बड़े बच्चों को भी पढ़ाती थी, जो एनटीटी जेबीटी वाले बच्चे, एनटीटी जो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं स्कूल्स में। तो एक लड़की थी, वो काफी शांत रहती थी, उनको आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत करना होता है ना नर्सरी की टीचर्स को, तो मेरे पास बहुत क्लासेस रहते थे उनके। काफी शांत रहती थी, बातें कम करती थी, काम नहीं करती थी, टाइम से फिनिश नहीं करती थी, तो मैं थोड़ी इरिटेटेड रहती थी उससे। तो मैंने उससे फिर बात किया एक दिन, तो वो वही कहने लगी कि बेकार की मैं पढ़ाई कर रही हूँ मैम, मेरे तो घर में सब मेरी शादी कर रहा है, तो मैं इसलिए मुझे लगता है कि मैं ये सब क्यों करूं। तो फिर मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने कहा देखो ऐसा नहीं है, ठीक है तुम शादी कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स की भी बात सुननी चाहिए, हो सकता है उनका कोई अपना मजबूरी होगा जिसकी वजह से वो तुम्हारी शादी कर रहे हैं, लेकिन तुम हमेशा अपने पार्टनर से तो ये कह ही सकती हो ना कि मुझे पढ़ना है, आगे पढ़ना है। मैंने फिर उसको अपना एग्जाम्पल दिया कि मेरी शादी भी आफ्टर 12th हो गई थी, ग्रेजुएशन और सब कुछ मैंने शादी के बाद किया। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, अगर तुम उसको कन्विंस करोगी तो वो पढ़ने देगा। एंड टच वुड, वो लड़की आज स्कूल में टीचर है। वाओ, ब्यूटीफुल। तो ये बहुत खुशी देती है जब आप किसी, हमें भी सुनकर, और वो आज तक मुझसे कांटेक्ट में रहती है, उसके बच्चा होता है, हुआ है, कुछ भी होता है, वो मुझसे बात करेगी, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस करेगी, अभी भी इन टच रहती है। हाउ स्वीट। अच्छा, ऐसी कोई पेंटिंग की बच्चों में से किसी की जिसने आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया हो, कोई ऐसी पेंटिंग बच्चों की? एक 9th क्लास की लड़की थी, उसने मदर इंडिया बनाया था। वो हमारे स्कूल में हम कंपटीशन में लेके गए थे बच्चों को, वहां पे उसने प्राइज भी जीता था। तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा लोगों को समझ में आया होगा, बट जो डेप्थ था ना, वो उसने उस पे बनाया था, जो चाइल्ड का अब्यूज वगैरह। ओके, चाइल्ड अब्यूज।
वाज वेरी नाइस। ओके, तो जरूर कुछ बहुत खास बात रही होगी उनकी पेंटिंग में, ऑफ कोर्स। उस जमाने में हमारे पास फोन नहीं होते थे ना, अच्छा, फोटो खींच के रख तो ये आपने उस जमाने की बात की, मतलब वो कितने टाइम पहले की बात आप कर रहे हैं? आई थिंक 15 years बैक। 15 years बैक। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारी आज की जेनजी है, हमारा आज का यूथ है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जेनजीज नाराज हो जाएंगे मुझसे, मैं बार बार उनकी शिकायत नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। मुझे लगता है कि देखो, आर्ट वर्ल्ड इजी नहीं है, ठीक है, कंपटीशन बहुत है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, ये बगैर सोचे कि आपका वर्क बिक रहा है नहीं बिक रहा है, कोई अप्रिशिएट कर रहा है नहीं कर रहा है, आप बस काम करते रहो लगन से, वो एक दिन दिखेगा, दिखेगा ही दिखेगा। बस ये है कि आपको उसको दिखाना पड़ेगा, जैसे सोशल मीडिया में दिखाओ, इंस्टाग्राम में दिखाओ, या एग्जीबिशंस लगाओ, ये करना जरूरी है। टू प्रमोट योर आर्ट, यू हैव टू प्रमोट योर आर्ट व्हाटएवर यू डू। इट डजंट मैटर कि आप क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो, मतलब बाकी लोग उसको क्या सोचते हैं, बस करते जाओ। और मुझे लगता है एक बार आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, तो दिखता है पेंटिंग्स लोगों को। बहुत ही अच्छा सजेशन आपने यूथ को दिया है, क्योंकि बिकॉज नाउअडेज सोशल मीडिया इज लाइक द ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म वी हैव। किसी भी चीज को अगर हमें प्रमोट करना है, दिखाना है, वायरल करना है, तो वी शुड यूज दिस प्लेटफॉर्म, है ना। इसको अच्छी तरह से भी यूज किया जा सकता है। आप अपने वर्क के लिए अपने काम को दिखाओ, आप कैसे बना रहे हो, आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। वेरी ट्रू। तो ये तो सब आपने बताया अपनी जर्नी के बारे में, अपनी पेंटिंग्स के बारे में। निवेदिता जी, हम जानना चाहेंगे आपको कैसा लगा यहाँ आकर? अरे, तुमसे तो बहुत सालों से जान पहचान है, पर यहाँ पूर्णिमा जी से भी मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और पूरा सेटअप ही बहुत अच्छा है। एक जो कंफर्ट जोन है ना यहाँ पे, मैं आपको लग ही रहा होगा कि मैं कितने आराम से निश्चिंत होकर बात कर रही हूँ, जरा भी कोई ये स्ट्रेस नहीं है कि ऐसे बोलना है वैसे बोलना है। तो हम चाहेंगे कि प्लीज आप अपने कलरफुल अंदाज में हमारी व्यूवर्स के लिए एक मैसेज दीजिए कि इस पॉडकास्ट को वो बिल्कुल दिल से सुने और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स, रिव्यूज जो है हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, एक अपने अंदाज में। अच्छा, बिहार में अगर इसको बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? नहीं, वो मत बोलना मुझे, मैं बिल्कुल वो टोन, वो बिहारी भोजपुरी लैंग्वेज बिल्कुल भूल चुकी हूँ। It's been 27 years, तो इसीलिए। और बट जब वो लोग बोलते तो मजा बहुत आता है। वो तो है। अब ये से हम, आपको मेरे टोन से तो थोड़ा बहुत लगता ही होगा। और हम जैसे मेरी यहाँ के लोग हैं, मेरे को तेरे को करते हैं ना, हमारी आदत है हम वर्ड यूज करना, तो ये डिफरेंस तो है ही डेफिनेटली। एनीवेज, टोस्ट विद दोस्त, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर। व्यूअर्स, मैं ये पॉडकास्ट तुम देखोगे ना, तो तुम्हें एक ये समझ में आएगा कि लाइफ में कभी हार नहीं मानना चाहिए। इन एनी एज ऑफ योर लाइफ, डजेंट मैटर कि आप किस एज ग्रुप के हो, आप जब से स्टार्ट करो, दिन वहीं से शुरू होती है। सच अ नाइस थॉट। तो टोस्ट विद दोस्त को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, शॉर्ट्स पे, फेसबुक पे नहीं भूलिए। आपको ये काम जरूर करना है और बने रहिए हमारे साथ में एक नए एपिसोड के लिए, एक नए चेहरे के साथ, एक नई कहानी के साथ और एक नए विषय के साथ। टिल देन,